जैसा कि आप खावर मानिका जो कि एक्स हस्बैंड हैं पिंकी पीरनी साहबा के, या इमरान खान साहब की जो मौजूदा वाइफ हैं उसके जो एक्स हस्बैंड हैं खावर मानिका साहब, वो अपना इंटरव्यू खान शाहजेबजादा साहब को रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और उसमें वो वाज़िया तौर पे बता चुके हैं कि मेरे घर को किसने और कैसे बर्बाद किया और ये सारे हालात कैसे पैदा हुए, मेरा हंसता बसता घर किसने उजाड़ दिया। तो इससे आपको ये तस्दीक हो जाएगी कि कैसे लोग सियासत का फ़ायदा उठाते हैं, या पीरी मुरीदी का फ़ायदा उठाते हैं, या उससे कैसे गलत साइड पे लेके जाया जा सकता है। तो आपने उसका इंटरव्यू सुना खावर मानिका साहब का, मुझे नहीं लग जो बातें वो बता रहे हैं वो 100% एग्जैक्ट बता रहे हैं, या उनमें कोई तरमीम करके कोई थोड़ी बहुत रद्द-बदल करके उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है। लेकिन जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उससे साबित होता है कि उस बेचारे के साथ क्या ज़्यादती की गई है और किस तरह की गई है, और पिंकी पीरनी का जो असल चेहरा है वो आपके सामने अयां हो चुका है। और अगर उसकी बातें सच हैं तो फिर आपको इस चीज़ पे यकीन करना चाहिए कि वाक़ई ही इमरान खान का ये बहुत गलत फ़ैसला था कि उसने इसको पिंकी पीरनी को सारा कंट्रोल दिया और सारे निज़ाम को उसने बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके कहने पे ही जो खान साहब करते रहे, जैसा करते रहे वो होता रहा। और अगला जो बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू मार्केट में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आने वाला है, वो है मलक रियाज साहब का इंटरव्यू। आप देखेंगे कुछ दिनों में अब मलक रियाज साहब का इंटरव्यू भी आएगा, और उसमें वो पूरी दास्तां आपको सुनाएंगे कब कब और कैसे कैसे और किस किस ने उनको ब्लैकमेल किया। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है उसके लिए उनको कैसे प्रेशराइज किया गया। मेरे सुनने में यहाँ तक भी आया है कि मलक रियाज साहब की बेटी को एक दिन के लिए अगवा कर लिया गया था, यरगमाल बना लिया गया था। वो 190 मिलियन पाउंड अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट में मंगवाने के लिए, या अपने ज़ाती मफाद में उनको इस्तेमाल करने के लिए, वो 190 मिलियन पाउंड का जो मलक रियाज साहब का जुर्माना था उनको उसमें कन्वर्ट करके, और ख़ुद खान साहब ने जो उसके एडवांटेजेस लिए, 458 कनाल ज़मीन ली, या इसके बदले में उसकी जो खतून अव्वल थी पिंकी पीरनी साहबा, उन्होंने 5 कैरात की जो अंगूठी मांगी। तो ये सारी चीज़ें उस इंटरव्यू में आपके सामने आएंगी। अरबों रुपए के जो करप्शन के स्कैंडल हैं वो आपके सामने आएंगे। अब इसके पीछे क्या बचता है, किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, और किस चीज़ का आपको वेट है, कि और कौन से सबूत हैं जो कि आपको चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती की गई 2017 में, उसको एक चलती हुई हुकूमत को गिरा के एक अच्छी चलती हुई हुकूमत को, ना कि सिर्फ एक चलती हुकूमत को बल्कि एक अच्छी चलती हुई हुकूमत जो कि पाकिस्तान को अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रही थी, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही थी, पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही थी, बिजनेस बढ़ रहा था। उस सारे प्रोजेक्ट को जो नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया गया, पाकिस्तान के जो हालात बुरे किए गए, अब उनको कंट्रोल करना जो है वो किसी के बस में नहीं है। अब ये जो बिगाड़ पैदा कर दिया गया है इसको सही करने में अब थोड़ा टाइम लगेगा, और उसकी तैयारियां की जा रही हैं, उस बिगाड़ को सही करने की तैयारियां की जा रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर 8 फरवरी को जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान के सारे जो हालात गलत रंग दे दिया गया है, उनको बिगाड़ पैदा कर दिया गया है, वो सारे नॉर्मल होंगे और पाकिस्तान फिर एक खुशहाल मुल्क बनेगा। और जो तरक्कियां हो रही थी, वो जो तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा था, दोबारा फिर पाकिस्तान एक दफ़ा अपने ट्रैक पे आएगा, और पाकिस्तान में रोज़गार होगा, खुशहाली होगी, और पाकिस्तान अपनी जो मनाजिल हैं उनको तरक्की की मनाजिल को तय करेगा। और मेरा यकीन है कि पाकिस्तान एक बार से फिर अपने ट्रैक पे आएगा, खुशहाली आएगी। जो जिन लोगों ने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है
اس میں چاہے کوئی جرنیل یا جرنل یا کوئی کرنل، بریگیڈیئر یا اس کے علاوہ اور جو ادارے ہیں سپریم کورٹ میں جتنے بھی چیف جسٹس نے یا ان کے نیچے جو جج آتے ہیں انہوں نے جو جو کردار ادا کیے ہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے اور جو ان کا احتساب بنتا ہے وہ بھی کیا جائے، کیونکہ ان 4 5 6 سالوں میں پاکستان کے جو حالات کر دیے گئے ہیں، اتنے برے کبھی پاکستان کے حالات نہیں تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ یہ جو پچھلے 4 5 6 سالوں میں ریکارڈ قرضے لیے گئے، پاکستان میں کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا، کوئی پروجیکٹ نہیں لگا، ایم پرانے پروجیکٹوں پہ جا کے تختیاں لگا کے کہ یہ جی افتتاح ہو رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے کچھ دوست ہیں جو کہ کہتے ہیں خان صاحب نے پتہ نہیں 300 ڈیم بنا دیے ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 ڈیم بنا دیے ہیں، تو اگر کسی سے ڈیموں کا نام پوچھے تو ان کو نام نہیں آتا، بس اتنا ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ خان صاحب نے ڈیم بنا دیے ہیں، لیکن کسی ایک ڈیم کا نام ان کو نہیں آتا۔ اور صحت کارڈ کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ ہم کئی دفعہ ویڈیوز شیئر کر چکے ہیں کہ 2015 میں یہ بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے میاں محمد نواز شریف نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اسی کو چینج کر کے اب انصاف کارڈ کا نام دے دیا گیا۔ چلیں مان لیتے ہیں، اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں آپ نے شوکت ترین صاحب کا انٹرویو سنا، انہوں نے بھی شاید جیو کو انٹرویو دیا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا 72% قرضہ لیا ہے، اور جب ان سے پوچھا پروجیکٹ کیا لگائے ہیں تو 0/0، کام کوئی نہیں ہوا، کوئی پروجیکٹ نہیں لگا۔ تو پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ 70 72 سالوں میں نہیں لیا گیا جتنا یہ خان صاحب کے دور میں 3 3.5 سالوں میں لیا گیا، اور کام کوئی نہیں ہوا، اور 70 72 سال پاکستان میں اتنے پروجیکٹ لگے، اتنے کام ہوئے، سرکاری اسپتال بنے، سڑکیں بنی، برجز بنے، اور بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے بنے جن پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے۔ اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود پاکستان کے اوپر 72 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں تھا جتنا 3.5 سالوں میں چڑھایا گیا، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ چور کوئی اور ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا ان باتوں پہ غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ جو ابھی ملک ریاض صاحب کا انٹرویو آئے گا وہ ایک تصدیق ہوگی، سٹمپ لگے گی ان ساری باتوں پہ، تو دیکھیے گا۔ امید کرتے ہیں بہت جلد مارکیٹ میں وہ انٹرویو آنے والا ہے۔ شکریہ۔